नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा इतिहास शिक्षण है उसका एक फोर्थ यूनिट चौथी इकाई का हम आज अध्ययन करेंगे और ऐसा विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनने और समझने। पहली जो इकाई के बारे में हम देखते हैं ये इकाई 4 इतिहास शिक्षण की विधि तकनीक और अनुदेशनात्मक सामग्री के बारे में ये पाठ्यक्रम बताया गया है, जिसमें एक इतिहास शिक्षण की विधियाँ, तकनीकें, परिचर्चा, परियोजना, समस्या समाधान, सक्रिय अधिगम रणनीति। दूसरे भाग में इकाई 4 के इतिहास में अनुदेशनात्मक सामग्री और उनका महत्व, समपार्श्विक पठन, महत्व, पठन सामग्री, ऐतिहासिक उपन्यास, आत्मकथा, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, नाटक, जर्नल्स, शब्द सहायक सामग्री जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, दृश्य सहायक सामग्री, मानचित्र। इसका फोर्थ सामग्री का जो सी भाग है उसमें मानचित्रों, चित्रों, चार्टों, मॉडलों, फिल्म स्ट्रिप और आरेखों का उपयोग करने की प्रक्रिया के बारे में है। इसमें हम इंग्लिश में अगर इसको देखते हैं, यूनिट 4 मेथड्स, टेक्निक्स एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री के बारे में है। इसमें पहला जो भाग है मेथड्स एंड टीचिंग हिस्ट्री, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। बी पार्ट ऑफ यूनिट 4 इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड हिस्ट्री, कलेक्टर रीडिंग, importance, reading materials. B part history, historical novels, autobiography, magazines, newspapers, dramas, journals, audio, ads, radio, tape recorder, visual ads, map, importance. The part of unit 4 is the C is type processor of using maps, pictures, chart, models, film strip, diagram. अब हम बात करते हैं चौथी यूनिट का जो पहला पार्ट है उसकी बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं विद्यालय समाज का लघु रूप है और ये जो लघु रूप है जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं वो अध्ययन के लिए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एक सर्वमान्य शिक्षण नीति को अपनाते हुए अपना शिक्षण का कार्य करते हैं। ये जो शिक्षण से तात्पर्य है इस शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान का हस्तांतरण विद्यार्थियों के बीच में करने का तरीका या ढंग अथवा विधि से है कि शिक्षक जिस विधि से ज्ञान का हस्तांतरण विद्यार्थियों के बीच करता है उसे हम शिक्षण विधि के नाम से जानते हैं, टीचिंग मेथड है। इसमें अनेक शिक्षण विधियाँ प्रक्रिया सम्मिलित होती हैं शिक्षण विधि में, जिन्हें हम तकनीकी या युक्तियाँ या रणनीतियाँ कहते हैं, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स एक्सेट्रा। शिक्षण की जो युक्तियाँ हैं वो किसी विधि का अंग हो सकती है, किसी का वो अलग से कुछ नहीं, संपूर्ण विधि नहीं है, बल्कि वो युक्तियाँ जो होती हैं, स्ट्रेटजी रणनीतियाँ जो होती हैं वो विधि का एक अभिन्न हिस्सा होती है। एक युक्ति रणनीति कई विधियों प्रयोग में लाई जा सकती है। कुछ इतिहास शिक्षण की कुछ विधियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। पहली बात हम करते हैं परिचर्चा विधि है, दूसरी परियोजना विधि है, प्रोजेक्ट मेथड्स को किसी समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कथा विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड, पर्यटन विधि, टूरिज्म मेथड, सक्रिय कार्य विधि, असाइनमेंट मेथड। पहली जो विधि है परिचर्चा विधि, उसकी हम बात करें कि जो परिचर्चा विधि है, डिस्कशन मेथड है, इस विधि में शिक्षक और छात्र आपस में किसी विषय पर परिचर्चा करते हैं, किसी विषय के बारे में अपने अपने विचार रखते हैं। इससे संबंधित जो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे
परिचर्चा विधि के जो सूत्रधार हैं या जन्मदाता हैं इस डिस्कशन विधि के, वो प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात हैं। सुकरात, इसलिए इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें कक्षा का आकार छोटा होता है, कम, जहाँ ऐसी कक्षाएं जहाँ विद्यार्थियों की संख्या कम होती है वहाँ ये परिचर्चा विधि बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। अन्यथा की स्थिति में इसका दोष यही है कि जब परिचर्चा करते करते किसी मुद्दे को लेकर, किसी विषय को लेकर के जब विचार भिन्न होने लगते हैं तो ये झगड़े का रूप भी ले लेती है, जिससे कि शिक्षक को बचना चाहिए। शिक्षक जो अनुभवी शिक्षक हैं वो इसका उपयोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जिनको अनुभव नहीं होता वैसे इसमें जो है प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते। बात आ जाती है परियोजना विधि की, बात आ जाती है प्रोजेक्ट मेथड। विद्यालय में जब होमवर्क दिया जाता है तो कुछ विद्यालय प्रोजेक्ट भी दिए जाते हैं कि आप कहीं अपने समाज में जाइए, वहाँ से 5, 6 या 10 जानवरों की फोटो लगा कर लाइए, उनके बारे में लिखिए। इस तरह से बच्चों को वे शिक्षक एक प्रोजेक्ट देते हैं। इस विधि के जो प्रोजेक्ट विधि के है, परियोजना विधि के जो जन्मदाता हैं विलियम एच किलपैट्रिक हैं, और उनके अनुसार, विलियम किलपैट्रिक के अनुसार, हम लोग कहते हैं परियोजना एक मनो अनुकूलन यानी मन के अनुसार उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जो सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है। सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ती है और ये हमारे जो अनुकूल होती है, बच्चा अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उस प्रोजेक्ट को लेता है और घर से बना करके लाता है। ये प्रोजेक्ट विधि हो जाती है। और इसमें समापन का जो जब बना करके लाता है तो शिक्षक उस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करता है उसके अवलोकन के द्वारा, और उसी के आधार पर उसको अंक प्रदान करता है। फिर बात आ जाती है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इस विधि का जन्म प्रयोजनवाद के बाद हुआ है, जिसमें छात्र अपने विषय से संबंधित समस्याओं को अपने सहपाठियों के सामने प्रस्तुत करता है और तथा अपनी रुचि के अनुसार उनका समाधान खोजने के प्रयास करते हैं छात्रों के बीच। शिक्षक की सहायता से छात्र समस्या का विश्लेषण और संश्लेषण करता है और इस प्रकार से जो समस्या का समाधान कर लेता है तो वो समस्या का विधि कहलाती है। इस विधि के जन्मदाता भी सुकरात हैं। इसे प्रश्नोत्तरी विधि भी कहा जाता है। इससे छात्रों में सूझ की समझ विकसित होती है। दूसरी बात आ जाती है ये परिचर्चा विधि, परियोजना विधि, समस्या से, ये प्रमुख विधियां हैं जो कि इतिहास शिक्षण में प्रयोग की जाती हैं। उसके बाद आ जाती है बात, इसके अतिरिक्त और भी विधियां हैं, जैसे कथा विधि, बच्चों को कहानी सुनाई जाती है। पर्यटन विधि, घुमाने के लिए लेके गया जाता है तो वो प्रत्यक्ष रूप में ऐतिहासिक स्तर के जो ऐतिहासिक महत्व की जो इमारत है उनको देख करके वो सिखा सकते हैं बच्चों को। सक्रिय कार्य भी दिया जाता है। इस तरीके से जो है कई सारी विधियां हैं जो इतिहास के शिक्षण में प्रयोग की जाती है। बात आ जाती है क्या कि जो इसके अलावा जो सक्रिय अधिगम रणनीति की बात करें, सक्रिय अधिगम रणनीति के बारे में आगे बात करें। इतिहास में अब बात आती है 4th बी में, हमने जैसा देखा 4th ए में, तो उसमें ज्यादातर परिचर्चा विधि, परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि के बारे में हमने विस्तार से बात करी। और अब हम इसमें बात करते हैं कि अनुदेशात्मक सामग्री और उनका महत्व क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए जो क्रियाएं करता है उसे अनुदेशन कहते हैं। अर्थात आप जब कक्षा में पढ़ाते हैं, शिक्षण करते हैं, तब आप छात्रों को जो पूछते हैं कि श्याम आप बताइए, आप इससे संबंधित क्या जानते हैं, इस किताब को खोलिए, अपने मित्रों से पूछिए। ये जितने भी आप क्रियाएं करते हैं, शिक्षक जो भी क्रियाएं करता है वो सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अनुदेशन कहलाती है। अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ होता है सूचना देना या आज्ञा देना। इसके लिए जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसे अनुदेशनात्मक सामग्री, इंस्ट्रक्शन मैटेरियल कहा जाता है। गेट्स एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने कहा है अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी कुछ उद्देश्यों को प्रेरित करती है या प्रभावित करती है, उद्देश्यों को प्रभावित करती
इतिहास शिक्षण के विषय के शिक्षण में कुछ अनुदेशन सामग्रियों को किया जाता है, जो कि इस प्रकार हैं। पारंपरिक संसाधन, ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, जो कि हमारे प्राचीन समय से शिक्षण में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे व्याख्यान, परिचर्चा, लेखन, परियोजना, निर्देशन, परामर्शन, संदर्भ पुस्तकें, चार्ट और फ्लैश कार्ड। दूसरा, आधुनिक समय में जिस तरह से डिजिटल माध्यम आईसीटी का युग है और इसमें हम जो है छात्र इंटरनेट पर कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसको हम डिजिटल माध्यम कहते हैं। इसमें वीडियो, छायाचित्र, पीपीटी आदि के माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षा को प्रभावशाली बना सकता है। मुक्त संसाधन, ओपन रिसोर्सेज, इसी तरह से गूगल बुक्स वगैरह विशेषज्ञ के ब्लॉग होते हैं। मुक्त संसाधन जर्नल्स होते हैं, जनसभाएं हैं, कोर्स वेयर जैसे कि डीवी, अनअकैडमी, इस तरह के ये जो है साइट हैं जो कि मुक्त कोर्स उपलब्ध करवाते हैं। परीक्षण संसाधन भी होते हैं, हम जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों को अधिगम संबंधी उनकी निष्पत्ति देखते हैं। तो और इनमें जो होते हैं कुछ परीक्षण होते हैं शिक्षक के द्वारा निर्मित होते हैं और कुछ जो है मानकीकृत होते हैं विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम छात्रों के, विद्यार्थियों की उपलब्धि को पता कर सकते हैं। कक्ष सक्रिय कार्य, प्रश्नोत्तरी, निबंध, सहयोगी परिणाम इत्यादि जो है ये सब अनुदेशनात्मक सामग्रियों का जो है एक प्रयोग है, जिनका कि इतिहास शिक्षण में किया जाता है। बात आ जाती है अब आगे हम देखें कि इसी में एक समपार्श्विक पठन की कोलेक्टिव रीडिंग की बात आ जाती है कि इसके माध्यम से शिक्षक सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से किसी घटना तथ्य को समझा सकता है। इससे विद्यार्थियों को इतिहास विषय के प्रति रुचि बढ़ती है तथा वे उसका आनंद उठाते हैं। समपार्श्विक पठन का मुख्य उद्देश्य है इतिहास विषय को महत्वपूर्ण और सार्थक बनाना है। इस प्रकार से समपार्श्विक पठन के बाद, कोलेक्टिव रीडिंग के बाद ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं। वो ऐसे उपन्यास होते हैं जिनमें ऐतिहासिक शिष्टाचार और अतीत की घटनाओं में जो घटित घटना उनका सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक निष्ठा और विश्वसनीयता के साथ ऐतिहासिक तथ्य तक पहुंचने का कार्य करता है। ऐतिहासिक उपन्यास दो शब्दों से योग से बना है, जिसका तात्पर्य है ऐसे उपन्यास जिसमें इतिहास का वर्णन है। ऐतिहासिक और उपन्यास अर्थात एक साहित्यिक विधा है जिसमें अतीत में घटित घटनाओं का वर्णन रोचक ढंग से किया जाता है। कई लोग वॉल्टर स्कॉट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास वह साहित्यिक विधा है जिसमें अतीत के किसी भी कालखंड विशेष की कथा का चित्रण होता है। कुछ इतिहासकार रहे हैं भारत में, जैसे वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा ऐतिहासिक उपन्यास वैशाली की नगर बधू एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इतिहास में है कई सारी शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए इसमें जो संपार्श्विक पठन की हम बात करें तो संपार्श्विक पठन, कोलेक्टिव रीडिंग की बात करें, इसे एक बहुत अच्छा माध्यम है। पुरानी पुस्तकों दूर होने का सबसे अच्छा माध्यम संपार्श्विक पठन। राजनीति, इतिहास, वैज्ञानिक कारणों पर विशेष बल दिया जाता है इसमें। इसके शिक्षक सही विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से किसी घटना तथा समझा सकता है। इसमें तरीके से हम पठन करके उसका हम उपयोग इतिहास के घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कर सकते हैं। बात हम करते हैं कि सी पार्ट हो जाता है कि आत्मकथा, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, नाटक, जर्नल्स, श्रव्य सहायक सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सहायक सामग्री, मानचित्र इत्यादि। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आत्मकथा। आत्मकथा होती क्या है? आत्मकथा से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब व्यक्ति कोई अपने जीवन से संबंध जन्म से लेकर के वर्तमान समय तक की अपनी घटनाओं का, जीवन संबंध घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध रूप में करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। और इससे हमें अतीत में घटित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन संबंधी जो आत्मकथा लिखी उसका नाम है सत्य के प्रयोग, जिसमें उन्होंने, गांधी जी ने अपने अफ्रीका के आश्रम से लेकर के साबरमती आश्रम तक की घटनाओं का बड़ी बारीकी से वर्णन किया है। फिर बात आ जाती है पत्रिकाएं। पत्रिकाएं भी ऐसी होती हैं जो जिनमें आलेख छपते हैं और ऐतिहासिक महत्व की जो पत्रिका है जो पुणे से प्रकाशित होती है, हेरिटेज त्रैमासिक पत्रिका है जिसमें हम
इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं वो लिखित लेखों का संग्रह उसमें होता है। इनका प्रकाशन मुद्रित इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है। ये नियमित काल से इनका प्रकाशन होता है, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक के रूप में। इसमें विचार तत्व की प्रधानता रहती है पत्रिका में। भारत में जो पुणे से प्रकाशित है, जो इतिहास में से संबंधित विषय को संबंधित लेख छापती है, वो है हेरिटेज इंडिया। अब आती है समाचार पत्र की बात। तो समाचार पत्र की बात हम कर रहे थे। प्रतिदिन जो हम भास्कर है, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आदि जो समाचार पत्र हैं वो दैनिक रूप से छपते हैं। भारत में जो पहला जो समाचार पत्र था वो बंगाल गजट था, जो कि बंगाल से प्रकाशित हुआ था। और समाचार पत्र का जो न्यूज़पेपर के बारे में फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ प्रेजेंट पास्ट, इस चीज़ की लोग बताते हैं। तो चीन से जो हस्तलिखित समाचार पत्र प्रकाशित होता था चीन में, फिर बाद में जो है ये कागज पर जो है प्रकाशित होने लगा। भारत में जो है बंगाल गजट बंगाल से प्रकाशित हुआ पहला समाचार पत्र, और वायसराय हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उस समय भारत जो है नवसिक जो है रूप से अंग्रेजों का अधीन था। तो जो वायसराय हिक्की थे उन्होंने बंगाल गजट के नाम से भारत का पहला जो है समाचार पत्र प्रकाशित किया। अब नाटक की बात आती है, तो नाटक से तात्पर्य ये है कि ये गतिविधि है जिसमें लोक चेतना को लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना जाता है। कथा वस्तु पात्र परिचय प्रमुख तत्व होते हैं। कुछ ऐतिहासिक विषय को लेकर के जो है ये नाटक का मंचन किया जाता है विभिन्न पात्रों के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध जो है नाटक है, जिसमें विक्रमादित्य के शासन उज्जैन में शकुंतला के बारे में इसमें बताया गया है। उसी प्रकार से जर्नल्स आते हैं, शोध जो होते हैं, उन शोध को संबंधित प्रकाशन जर्नल्स में होता है। सेज है, स्प्रिंगलर है, नेचर है, ये ऐसे जो है जर्नल्स हैं जिनमें शोध संबंधी आंकड़े जो प्रकाशित होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि इतिहास शिक्षण के दौरान कुछ श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। श्रव्य से जिसमें सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, सुनाई देता है। जैसे रेडियो है, हम रेडियो में सुनते हैं, ठीक है, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, सामान्य मोबाइल फोन, म्यूजिक प्लेयर, वाद्य यंत्र और आईपॉड इत्यादि। दूसरी बात आ जाती है श्रव्य सहायक दृश्य सहायक सामग्री, जिसमें हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। केवल देखते हैं, चित्र सुनाई नहीं देता। चित्र हैं, वास्तविक वस्तु है, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन बोर्ड, नोट फिल्म इत्यादि जो है दृश्य सामग्री आती है। इसका प्रयोग करके हम अपने इतिहास के शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। फिर बात आती है श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री, जिसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। चलचित्र है, स्मार्टफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर और नाटक इत्यादि के माध्यम से हम अपने जो है इतिहास शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास शिक्षा में जो दृश्य सहायक सामग्री के अतिरिक्त कुछ मानचित्रों, चित्रों, चार्टों, मॉडलों, फिल्म स्ट्रिप और आरेखों का उपयोग भी किया जाता है। उसको कैसे उपयोग करें वो चीज़ देखिए समझने की बात है। तो इतिहास शिक्षा में वह इतिहास शिक्षा जो शिक्षक है अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता है उन्हें हम शिक्षक सहायक सामग्री कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक तो सहायक सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें चौक, डस्टर, संकेतक, पुस्तक इत्यादि। और जो दूसरी प्रकार की जो शिक्षण सहायक सामग्री विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं, इसको स्पेसिफिक टीचिंग एड्स, इसमें पीपीटी, लघु फिल्म, मानचित्र, ग्लोब, मॉडल, प्रोजेक्ट इत्यादि। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के दो प्रमुख तत्व होते हैं। एक तो विधा मोड, जिस माध्यम से, और दूसरा होता है माध्यम मीडिया। विधा उद्दीपक का वह रूप है जिसे विद्यार्थी सम्मुख लाया जाता है। जैसे मानचित्र है, चार्ट और मॉडल विद्यार्थियों के सामने दिखाया जाता है। अब चार्ट या मानचित्र को आप किताब के द्वारा दिखाएं या पीपीटी के द्वारा दिखाएं, कंप्यूटर के द्वारा दिखाएं, तो जो चार्ट है वो विधा हो जाएगा, और कंप्यूटर या इंटरनेट या मोबाइल जो जिसके माध्यम से आप दिखा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं सब विद्यार्थियों के सम्मुख, वो माध्यम हो जाएगा। तो विधा को प्रदर्शित करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है वे माध्यम कहलाते हैं, जैसे पुस्तक, प्रोजेक्टर,
संपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री विधा और माध्यम के संयोग से निर्मित होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना माध्यम के जो विधा को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते और बिना विधा के जो है माध्यम अधूरा होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इतिहास शिक्षण की जो महत्वपूर्ण जो इकाई थी चार, वो आज पूर्ण की। अगर आपको किसी प्रकार की शंका हो तो आप संबंधित विषय शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।